स्टैटिक जीके के इस अति महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जीएस के सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं। तो इस एक वीडियो से आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा और ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फिर इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है और इन प्रश्नों से भी संबंधित हम लोग जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये तो हमारा हो गया प्रश्न है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 बार प्रति मिनट ये धड़कता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ये भी तो एग्जाम में पूछ सकता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ये 120 से 80 मिलीमीटर होता है, ये स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। और आपसे पूछे कि स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर क्या होता है? स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर मतलब कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 12 से 18 बार मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। आप इसे खुद के ऊपर ट्राई भी कर सकते हैं। अब आपसे पूछे कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? आपको डिग्री सेल्सियस में पूछे तो आप लोग बताएंगे 37 डिग्री सेल्सियस। आपको फारेनहाइट में पूछे तो आप लोग बताएंगे, अक्सर फारेनहाइट में ही पूछा जाता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है ये आपके फारेनहाइट पैमाने पे। लेकिन आपसे पूछे कि केल्विन पे कितना होता है तो 310 केल्विन होता है। ये केल्विन वाला भी आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से लेके 80% जल होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। और आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा भी जाता है, गुणसूत्र कितने होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, या फिर आप लोग याद रखेंगे कितना 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, ये आप लोग याद रखेंगे। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 मिलीमीटर इसका रक्तचाप होता है। श्वसन दर कितना होता है? तो 12 से 18 बार एक मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शरीर का तापमान कितना होता है? सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में पूछे तो 98 डिग्री 6 फारेनहाइट होता है और 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। जल कितना होता है मनुष्य के शरीर में? 65 से 80% मनुष्य के शरीर में जल होता है। गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े या फिर 46। गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम बोलते हैं। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए? तो यहाँ पे खेलों से संबंधित जितने भी प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। रियो ब्राजील में 2016 में ओलंपिक हुए। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई? ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई कब से हुई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओलंपिक खेल की शुरुआत पूछे तो ये कहाँ से हुई थी? एथेंस से हुई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कब से हुई थी? एथेंस कहाँ पे पड़ता है? ये यूनान में पड़ता है, एथेंस यूनान में। और 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ठीक, और भारत ओलंपिक खेलों में भाग कब से लेने लगा? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? तो ये 1900 में, सन 1900 से ये भारत ओलंपिक खेलों से भाग लेने लगा। और ओलंपिक खेलों का पूछे आपसे आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि 4 वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। और आप लोग बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, अंतरराष्ट्रीय क्या ओलंपिक समिति, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसान स्विट्जरलैंड में। लुसान स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे? तो रियो में हुए थे। रियो कहाँ पे पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है। भारत और ओलंपिक के बारे में बात करें तो ओलंपिक की शुरुआत एथेंस यूनान से हुई थी और 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। भारत भाग लेना स्टार्ट किया सन 1900 से, ओलंपिक खेलों में भाग लेना स्टार्ट किया। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों में एक बार होता है। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत में पहली बार जनगणना, अब यहाँ पे जनगणना से इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी और इस समय जो कार्यकाल था भारत में ये मेयो का कार्यकाल था। और भारत में आपसे पूछे कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब से मानी जाती है?
आपसे पूछे कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो ये इसका शुरुआत हुआ 1881 में। और इस समय कार्यकाल किसका था? 1881 में कार्यकाल कितना था, किसका था? रिपन के काल में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। अब आपसे पूछेगा जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या कहलाता है? जनगणना का महान विभाजक वर्ष, जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा कहलाता है? तो 1921 को बोलते हैं जनगणना का महान विभाजक वर्ष। अब आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी वो कब हुई थी? तो ये आप लोग याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। और इस 1951 को क्या कहते हैं? इस जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कहते हैं। जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कहते हैं, ये भी विभाजक वर्ष कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए गलत हो गया, लघु विभाजक वर्ष कहते हैं 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। और जनसंख्या जो यहाँ पे भारत में हुआ था उसका शुभंकर क्या था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, एक महिला थी प्रगणक शिक्षिका, और वो क्या बैग लेके जनगणना का वहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे तैयार करती थी। और जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होता है ये आपसे पूछे, तो जनगणना जो है 10 वर्षों के अंतराल पे होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और भारत में नियमित जनगणना की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत मानी जाती है। इस समय कार्यकाल रिपन का था। और भारत का जो जनगणना है उसका महान विभाजक वर्ष, ये सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछे जाते हैं। 1921 में हुआ था। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना महान विभाजक वर्ष का किसे कहा जाता है? 1921 को कहा जाता है। और स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना हुई थी 1951 में, उसे क्या कहते हैं? जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। लघु विभाजक वर्ष पूछे तो 1951, महान विभाजक वर्ष पूछे तो 1921। और जनगणना का जो शुभंकर था वो क्या था? तो भारतीय जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। और अंतराल कितने वर्षों पे जनगणना होता है? 10 वर्षों के अंतराल पे होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और हिंदी को राष्ट्रभाषा कब बनाया गया? हिंदी को राष्ट्रभाषा किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा हिंदी को अनुच्छेद 343 के तहत बनाया गया। थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? तो थल सेना के जो पहले सेना अध्यक्ष थे उनका नाम के.एम. करियप्पा था। के.एम. करियप्पा थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष का नाम था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है थल सेना दिवस। कब थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी के दिन थल सेना दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? तो मनोज पांडे का नाम आप लोग याद रखेंगे। मनोज पांडे वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष है। ठीक। और आपसे पूछे कि नौसेना अध्यक्ष कौन है? भारत में नौसेना के अध्यक्ष या फिर हेड आपसे पूछे कौन है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे आर हरि कुमार है यहाँ पे नौसेना के अध्यक्ष। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस आपसे पूछे भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर के दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है। और एक बचा है आपका वायुसेना
के जो हेड हैं वो कौन है, वायुसेना के जो हेड हैं वो कौन है, तो विवेक राम चौधरी हैं वायुसेना के हेड। कौन, विवेक राम चौधरी, ये वायुसेना के हेड हैं। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो ये भी आप लोग बताएंगे। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, ये 8 अक्टूबर के दिन वायुसेना दिवस मनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। तो देख लीजिए, आपसे पूछे कि थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे, तो KM करियप्पा थे थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष। और यहाँ पे तीनों सेनाओं के हम लोग सेनाध्यक्ष यहाँ पे हमने आपको बताया। वर्तमान समय में थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे हैं। और थल सेना दिवस 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और नौसेना के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है, तो R हरि हैं नौसेना के हेड। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर के दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर के दिन। और हेड हैं कौन, विवेक राम चौधरी। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो लाई हरोबा लोक नृत्य किस राज्य का है, मणिपुर का है। मणिपुर का लाई हरोबा लोक नृत्य। आपसे पूछे मणिपुर का राजधानी क्या है, तो मणिपुर का राजधानी क्या है, इम्फाल है। इम्फाल कहाँ का राजधानी है, मणिपुर का राजधानी है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछे कि लोकटक झील कहाँ पे है, आपसे पूछे कि लोकटक झील किस राज्य में है, तो लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में है। आपसे पूछे कि केबुल लामजाओ पार्क कहाँ पे है, केबुल लामजाओ पार्क कहाँ पे है, केबुल लामजाओ पार्क कहाँ पे है, तो केबुल लामजाओ पार्क भी कहाँ पे है, मणिपुर में है। मणिपुर में केबुल लामजाओ पार्क। और ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि सर्वाधिक कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में कुकी जनजाति तो बहुत राज्यों में पाई जाती है, लेकिन आपसे पूछे कि सर्वाधिक कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मणिपुर में आप लोग ध्यान रखेंगे। मणिपुर में सर्वाधिक कुकी जनजाति पाई जाती है। आपसे पूछे कि पोलो खेल का उद्गम कहाँ से माना जाता है, पोलो खेल का उद्गम कहाँ से माना जाता है, तो पोलो खेल का जो उद्गम है वो मणिपुर को माना जाता है, मणिपुर से ही माना जाता है। और आप लोग पूछे कि तूजू दर्रा किस राज्य में है, तूजू दर्रा किस राज्य में है, तो ये भी कहाँ पे है, मणिपुर में। तो इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग मणिपुर के बारे में देखें। तो अब आप लोग बताएंगे कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसका पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य है। आपसे पूछे कि लोकटक झील कहाँ पे है, तो लोकटक झील के बारे में पूछे तो ये भी कहाँ पे है, मणिपुर में है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है, मणिपुर में। और मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। सर्वाधिक कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कुकी जनजाति सर्वाधिक मणिपुर में पाई जाती है। कहाँ पे, मणिपुर में सर्वाधिक कुकी जनजाति पाई जाती है। पोलो यहाँ पे तूजू दर्रा कहाँ पे है, तूजू दर्रा मणिपुर में है। और पोलो खेलों का उद्गम कहाँ से माना जाता है, मणिपुर राज्य से माना जाता है। आप लोग बताएंगे कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसका क्या बोलते हैं, पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। हरियाणा की प्रसिद्ध जो नस्ल की भैंस है वो कौन सी भैंस है, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है, हरियाणा की प्रसिद्ध नस्ल की भैंस है, ठीक। आपसे पूछे कि शीतला माता मंदिर कहाँ पे है, आपसे पूछे कि शीतला माता मंदिर कहाँ पे है, तो शीतला माता मंदिर कहाँ पे है, हरियाणा में है। शीतला माता मंदिर कहाँ पे है, हरियाणा में है। आप लोग बताएंगे हरियाणा की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। तो देखिए आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय जो सौर संगठन है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये भी कहाँ पे स्थित है, ये गुड़गांव हरियाणा में स्थित है, गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। शीतला माता मंदिर का कहाँ पे स्थित है, ये भी आपका कहाँ पे, गुड़गांव में स्थित है, गुड़गांव में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि जनसंख्या में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हरियाणा का है सबसे कम लिंगानुपात। तो देख लेते हैं हम लोग साथ में। आपसे पूछे कि हरियाणा की प्रसिद्ध नस्ल की भैंस क्या है, तो हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस की नस्ल जो है मुर्रा है। और शीतला माता मंदिर कहाँ पे है, गुड़गांव हरियाणा में स्थित है शीतला माता मंदिर। और हरियाणा के जो कैपिटल है वो कौन है, चंडीगढ़ है। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुड़गांव हरियाणा में है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे पाया जाता है, ये हरियाणा राज्य में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। और असम में कुल कितने नेशनल पार्क हैं आप लोग बताएंगे। और
आपसे पूछे कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये भी असम में स्थित है। आपसे पूछे कि रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो रायमोना जो नेशनल पार्क है ये भी असम में स्थित है। आपसे पूछे कि देहिंग नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, देहिंग नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये भी असम में स्थित है। आपसे पूछे कि बिहू त्योहार कहाँ पे मनाए जाते हैं, बिहू त्योहार कहाँ पे मनाए जाते हैं, तो ये भी असम में मनाए जाते हैं। आपसे पूछे कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य क्या है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये भी असम है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, असम में। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, असम में। देहिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो असम में। बिहू त्योहार कहाँ पे मनाए जाते हैं, तो बिहू त्योहार भी कहाँ पे मनाए जाते हैं, असम में मनाए जाते हैं बिहू त्योहार। आपसे पूछे जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो असम था जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछे कि रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो केरल राज्य में होता है रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन। आपसे पूछे कि इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये भी केरल में होता है। आपसे पूछे कि मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ पे होता है, केरल में होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछे कि यहाँ पे कि ये रबड़ क्या होता है, रबड़ क्या होता है, तो आपसे पूछे कि आइसोप्रोपिन का बहुलक क्या होता है, आइसोप्रोपिन का बहुलक क्या होता है, आइसोप्रोपिन का बहुलक क्या होता है, तो आइसोप्रोपिन का बहुलक ये होता है क्या, प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक जो रबड़ है, प्राकृतिक रबड़ क्या होता है, आइसोप्रोपिन का बहुलक होता है। और आपसे पूछे कि मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था, मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो मोपला विद्रोह ये 1921 में हुआ था और ये कहाँ पे होता है, केरल के मालाबार में हुआ था। केरल के मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था और केरल के तट को क्या कहते हैं, ये मालाबार कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये आप लोग बताएंगे। तो केरल में कौन सी मलयालम भाषा कहाँ पे बोली जाती है, केरल में बोली जाती है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछिए साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है, साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है, साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है, तो ये भी केरल में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग यहाँ पे देखेंगे भारत का सर्वाधिक उत्पादन, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, केरल में होता है। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, केरल में होता है। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, केरल में ही होता है। आपसे पूछे कि भारत का साइलेंट वैली किसे कहते हैं, केरल को कहते हैं भारत का साइलेंट वैली। आइसोप्रोपिन का बहुलक क्या होता है, प्राकृतिक रबड़ जो होता है ये आइसोप्रोपिन का बहुलक होता है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, केरल में हुआ था और केरल के कहाँ पे, मालाबार में हुआ था। और केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। और जो तमिलनाडु का तट है उसे क्या कहते हैं, तमिलनाडु की जो तट है उसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि रक्त का थक्का जमाने में जो सहायक होता है क्या, रक्त के थक्का जमाने में सहायक, रक्त का थक्का जमाने में सहायक क्या होता है, तो रक्त के थक्का जमाने में सहायक हिपेरिन होता है। ठीक, रक्त के थक्का जमाने में हिपेरिन रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। और रक्त का थक्का किस रोग में नहीं बनता है, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है, तो ये आप लोग बताएंगे। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया जो रोग है इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और हीमोफीलिया रोग को क्या कहते हैं, इसे शाही रोग कहते हैं। इसे शाही रोग कहते हैं क्योंकि इसे सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुई थी, इस वजह से महारानी विक्टोरिया को थी, इस वजह से इसे शाही रोग कहते हैं। ठीक, आपसे पूछे कि रक्त समूह की, यहाँ पे रक्त की बात हो रही है तो आप लोग बताएंगे कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था रक्त समूह की खोज। आपसे पूछे कि रक्त को शुद्ध कहाँ पे होता है, रक्त शुद्ध कहाँ पे होता है, तो ये आप लोग बताएंगे कि रक्त शुद्ध का काम कौन करता है, किडनी करती है रक्त शुद्ध करने का काम। या फिर आपसे पूछे क्या
किडनी रक्त शुद्ध का काम करती है। और रक्त का पीएच कितना होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 7.4 रक्त का पीएच होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आप लोग से पूछे कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और रक्त के थक्का जमने में सहायक हिपेरिन होता है। और जो है आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। और हीमोफीलिया रोग को क्या कहते हैं, शाही रोग कहते हैं। और क्योंकि ये सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ था। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, रक्त समूह की खोज। आपसे पूछे कि रक्त शुद्ध कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं। तो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाले जो देश हैं, पहले नंबर पे एक आप लोग देखेंगे चीन है और एक रूस है। और एक चीन रूस कितने देशों के साथ बनाते हैं सीमा, 14 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे लेते हैं चीन को, यहाँ पे चीन को उठाते हैं, चीन के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे। चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग बताएंगे चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, संघाई को कहते हैं। संघाई को कहते हैं चीन का मैनचेस्टर। और आपसे पूछे कि चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, चीन का सबसे बड़ा जो शहर है, चीन का सबसे बड़ा शहर है वो आपका संघाई ही है। चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई है। और आपसे पूछे कि चीन का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है, चीन का सबसे बड़ा पत्तन आपसे पूछे कौन है, तो चीन का सबसे बड़ा पत्तन है वो संघाई है। और संघाई जो पत्तन है किस नदी पे बना हुआ है, ये किस नदी पे बना हुआ, किस नदी के किनारे बना हुआ, ये यांगसी नदी के किनारे बना हुआ, यांगसी नदी के किनारे बना हुआ। यांगसी नदी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इस यांगसी नदी है। और चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, तो वांगो नदी को कहते हैं। वांगो नदी को कहते हैं चीन का शोक। और वांगो नदी को भी क्या कहते हैं, इसे पीली नदी ही कहते हैं। पीली नदी किसे कहते हैं, वांगो नदी को कहते हैं। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पत्तन भी आपका संघाई ही है। विश्व का सबसे बड़ा पत्तन भी कौन सा है, सबसे बड़ा पत्तन भी कौन सा है, संघाई है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो चीन और रूस, ये दो देश ऐसे हैं जो 14 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। और चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है चीन की राजधानी। चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहते हैं। और चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई है। और चीन का सबसे बड़ा पत्तन भी कौन सा है, संघाई है। और विश्व का सबसे बड़ा पत्तन आपसे पूछे क्या है, तो संघाई है विश्व का सबसे बड़ा पत्तन। और जो पत्तन है चीन का संघाई, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो यांगसी नदी के किनारे स्थित है। और यांगसी नदी को क्या कहते हैं, एशिया की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यांगसी नदी है। और चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, वांगो नदी को कहते हैं चीन का शोक। और वांगो नदी का अन्य नाम क्या है, इसे पीली नदी भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और किसने शुरू किया था, तो ये आपसे पूछे शुरू किसने किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए महात्मा गांधी ने इसे भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया। और इस समय महात्मा गांधी ने एक नारा दिया जिसे क्या कहते हैं, करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने दिया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन आपसे पूछे यदि क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था भारत में, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था, तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को भारत आया। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और ये शुरुआत किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी ने इस दौरान एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। और किस प्रस्ताव बातें करें तो 1942 में आया था। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। और हुगली नदी के बारे में याद रखेंगे, ये गंगा नदी की वितरिका है। गंगा नदी की वितरिका क्या है, हुगली नदी है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि यहाँ पे
हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो हुगली नदी की जो सहायक नदी है दामोदर है। दामोदर क्या है? हुगली नदी की सहायक नदी। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि कोलकाता में जूट की खेती कहाँ पे होती है? कोलकाता में जूट की खेती कहाँ पे होती है? तो हुगली नदी क्षेत्र में, हुगली नदी क्षेत्र में यहाँ पे कोलकाता में जूट की खेती होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत की दूसरी रेल कब चली थी? ये आप लोग बताएंगे। भारत की जो दूसरी रेल है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? दूसरी रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये हावड़ा से कहाँ पे चली थी? हुगली तक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं और यहाँ पे कौन कौन सी प्रश्न है। तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और हुगली नदी क्या है? ये गंगा नदी की एक वितरिका है। और हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है। और जूट की खेती कहाँ की जाती है? हुगली नदी के क्षेत्र में जूट की खेती की जाती है। और भारत की दूसरी रेल कहाँ चली थी? हावड़ा से हुगली तक चली थी। पहली रेल तो जानते हैं आप लोग, मुंबई से थाने तक चली थी। कहाँ से? मुंबई से थाने तक चली थी। कब चली थी? 1953 में चली थी, 16 अप्रैल 1953 में। और डलहौजी के शासनकाल में चली थी। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 34 किलोमीटर यात्रा और मुंबई से थाने के बीच में चली थी। बैरोमीटर में तेजी से गिरावट क्या कहलाता है? तूफान का संकेत है। तूफान का संकेत है बैरोमीटर में तेजी से गिरावट। और बैरोमीटर से किसकी माप की जाती है? तो बैरोमीटर में किसकी माप की जाती है? वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब का मापन किसके किया जाता है? तो बैरोमीटर से किया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि बैरोमीटर की खोज किसने किया था? बैरोमीटर की खोज किसने किया था? तो टेरिसली ने बैरोमीटर की खोज किया था। किसने? टेरिसली ने। और कब किया था? तो 1644 में ये किए थे। और ये कहाँ पे? इटली में किए थे बैरोमीटर का खोज। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग बताएंगे कि अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर किसे कहा जाता है? तो शेयर बाजार को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर। किसे? शेयर बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। बैरोमीटर में तेजी से गिरावट किसका संकेत होता है? तूफान का संकेत होता है। और वायुमंडल में बैरोमीटर से किसकी माप की जाती है? तो वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर से। तो आपसे पूछे कि बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो टेरिसली ने बैरोमीटर की खोज की थी 1644 में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली में इसकी खोज हुई थी। अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर किसे कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था का जो बैरोमीटर है शेयर बाजार को कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। कहाँ पे? ये राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक। और इसे क्या कहा जाता है? थार मरुस्थल को इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहते हैं? तो थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? तो जैसलमेर को कहते हैं मरुस्थल की राजधानी। जैसलमेर को कहते हैं मरुस्थल की राजधानी। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? भारत में शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? तो भारत में शीत मरुस्थल ये आपको क्या लद्दाख को कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं भारत में शीत मरुस्थल। आपसे पूछे कि यहाँ पे सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आप लोग याद रखेंगे उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और सहारा मरुस्थल के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल आप लोग देख ही लिए। आप लोग कुछ बताएंगे कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो कालाहारी जो मरुस्थल है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी अफ्रीका में ही स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इसमें बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में ही निवास करती है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, स्थित कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार मरुस्थल को कहते हैं। मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। जैसलमेर कहाँ पे पड़ता है? ये भी राजस्थान में ही पड़ता है। और शीत मरुस्थल, भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहते हैं। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है।
कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? यहाँ पे बुशमैन जनजाति निवास करती है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पौधों में जीवन होता है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया है? तो पौधों में जीवन होता है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया है? ये जगदीश चंद्र बसु ने बताया। किसने? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में क्या होता है? वैज्ञानिक होता है, सॉरी, पौधों में क्या होता है? ये जीव होता है। ठीक, और पौधों में जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं पौधों से संबंधित प्रश्न, वो हम लोग पढ़ते हैं। पौधों में पानी ऊपर किस वजह से जाता है? तो ये आप लोग बताएंगे। पौधों में पानी ऊपर क्यों जाता है? तो ये जाइलम ऊतक के कारण, जाइलम ऊतक के कारण पौधे पानी में ऊपर जाता है। यहाँ पे ठीक से लिख देते हैं एक बार। जाइलम ऊतक के द्वारा जो पौधों में पानी होता है वो ऊपर तक जाता है। और फ्लोएम क्या काम करता है पौधों में? फ्लोएम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फ्लोएम का कार्य क्या होता है पौधों में? तो ये क्या करता है? पौधों में जो आहार होता है, वो आहार होता है उसका क्या करता है? वहन करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। और पौधों में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन बनाने की, पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया होती है, बनाने की क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? पौधों में जो भोजन बनाने की क्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या? प्रकाश संश्लेषण। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं इसे? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। पौधों में बीज होता, जीवन होता है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पौधों में जीवन होता है। पौधों में पानी ऊपर क्यों जाता है? जाइलम ऊतक के कारण पौधों में पानी ऊपर जाता है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? आहार का वहन करना। आहार का, पौधों में आहार का वहन करना। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। पौधों में भोजन बनता है। और कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? तो कई धातु विद्युत का सुचालक है, लेकिन सबसे अच्छा सुचालक विद्युत का वो चांदी माना जाता है। और एक शीशा आपसे पूछे क्या है? शीशा क्या है? तो ये भी पूछा जाता है क्या है? तो ये शीशा एक विद्युत का कुचालक है, कह सकते हैं। शीशा विद्युत का कुचालक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और धातु तत्व जितने भी होते हैं, धातु तत्व, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। धातु तत्व जितने होते हैं विद्युत का सुचालक होते हैं। और जो अधातु तत्व होते हैं, अधातु तत्व, वो क्या होते हैं? विद्युत का कुचालक होते हैं। ये विद्युत का क्या होते हैं? कुचालक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग बताएंगे कि उष्मा का अच्छा चालक, उष्मा का जो अच्छा चालक है वो क्या होता है? उष्मा का अच्छा चालक क्या है? तो उष्मा का अच्छा चालक के बारे में पूछे, अगर द्रव में पूछे आप लोग तो बताएंगे पारा। पारा क्या है? उष्मा का अच्छा चालक है। लेकिन आपसे पूछे कि धातु में उष्मा का अच्छा चालक कौन है, तो आप लोग बताएंगे कि एल्यूमिनियम धातु, एल्यूमिनियम धातु क्या करती है? एल्यूमिनियम धातु क्या करती है? उष्मा का अच्छा चालक होता है। तो आप लोग बताएंगे सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन के बारे में भी याद रखेंगे, ये धातु अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे आपसे पूछे कि कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत के सुचालक तो कई धातु हैं, लेकिन चांदी सबसे अच्छा चालक है। चांदी जो है सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और शीशा क्या है? विद्युत का कुचालक होता है शीशा। और धातु तत्व जितने होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन अधातु तत्व जितने होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और शीशा, उष्मा का अच्छा चालक, अगर द्रव में पूछे कौन सा है उष्मा का अच्छा चालक, तो पारा है। और धातु में उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? एल्यूमिनियम है। और सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक होता है। सिलिकॉन अर्धचालक होता है। साबरमती की आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साबरमती की आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में हुई थी। कहाँ पे? अहमदाबाद में हुई थी। और आपसे पूछे साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 1916-17 में हुई थी। और साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो गांधी जी ने किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग याद रखेंगे दांडी मार्च। दांडी मार्च के बारे में पूछा जाता है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दांडी मार्च कब हुई थी? तो ये आप लोग डेट याद रखेंगे, 12 मार्च से
6 अप्रैल 1930 तक, 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था दांडी मार्च। और कहाँ से कहाँ तक चला था दांडी मार्च, तो ये साबरमती, इसी साबरमती आश्रम से कहाँ तक चला था, इसी साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और टोटल कितनी 241 मील की यात्रा थी। और गांधी जी के साथ जो अनुयायी गए थे 79 अनुयायी गए थे, 79 अनुयायी गए थे। और जो दांडी यात्रा जो टोटल समय लगा था ये 24 दिन का समय लगा था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे साथ में आपसे पूछे साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे हुई थी साबरमती आश्रम की स्थापना। और कब हुई थी, 1916 से लेकर 1917 तक। और साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था, गांधी जी ने किया था। और दांडी मार्च इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी, साबरमती आश्रम से ही, और दांडी तक ये चला था। और टोटल कितने 241 मील की यात्रा थी। और 79 अनुयायी के साथ ये 24 दिन की यात्रा गांधी जी ने तय किया था। और इस समय दांडी मार्च में कब से कब तक चला था, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे डेट आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की आकाश गंगा का क्या नाम है, तो पृथ्वी की आकाश गंगा का नाम आप लोग याद रखेंगे दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला पृथ्वी की आकाश गंगा का नाम है, दुग्ध मेखला। या फिर आप लोग मंदाकिनी याद रखेंगे, मंदाकिनी। या फिर क्या कहते हैं इसे, दुग्ध मेखला, मंदाकिनी, या फिर मिल्की वे कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों नाम आप लोग याद रखेंगे। और पृथ्वी की जो आकाश गंगा है उसकी आकृति क्या होती है, ये आप लोग बताएंगे। इसकी आकृति क्या होती है, तो इसकी आकृति सर्पिलाकार होती है। इसकी आकृति कैसी है, सर्पिलाकार है इसकी आकृति। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हमारी जो मंदाकिनी है इसकी सबसे निकट मंदाकिनी कौन सी है, इसकी निकट की जो आकाश गंगा है, जो हमारी मंदाकिनी है इसकी निकट की जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, आकाश गंगा का नाम क्या है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मंदाकिनी के निकट जो आकाश गंगा है उसे क्या कहते हैं, देवयानी कहते हैं, उसे देवयानी कहते हैं। या फिर इसका अन्य नाम क्या है, सॉरी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा कहते हैं। और इस हमारी मंदाकिनी जो है ये हमारी मंदाकिनी है, क्या इस समझिए कि हमारी मंदाकिनी है। ठीक, और हमारी मंदाकिनी से ये जो देवयानी है इसके बीच में दूरी कितनी है, मंदाकिनी से देवयानी के बीच में दूरी कितनी है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 2.2 मिलियन लाइट ईयर इसके बीच में दूरी है। तो ये दूरी भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। और आप लोग बताएंगे कि इस मंदाकिनी जो हमारी मंदाकिनी है इसमें इसकी सूर्य परिक्रमा कितने वर्ष में करता है, सूर्य इसकी परिक्रमा कितने वर्ष में करता है, सूर्य इसकी परिक्रमा कितने वर्ष में करता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 25 करोड़ वर्ष में सूर्य इसमें परिक्रमा करता है। सूर्य इसकी परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में करता है, जिसे क्या कहते हैं, एक निहारिका वर्ष कहते हैं, जिसे एक निहारिका वर्ष कहते हैं। निहारिका वर्ष आपसे पूछे क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे कि सूर्य द्वारा मंदाकिनी की परिक्रमा, जो हमारी आकाशगंगा है, मंदाकिनी या मिल्की वे या दुग्ध मेखला, सूर्य द्वारा जो मंदाकिनी की परिक्रमा करने में जो समय लगता है 25 करोड़ वर्ष, उसे क्या कहते हैं, एक निहारिका वर्ष। इसे क्या कहते हैं, एक निहारिका वर्ष। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एक निहारिका वर्ष कहते हैं इसे। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और हमारी मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था, मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने सबसे पहले मंदाकिनी को देखा था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि पृथ्वी की आकाशगंगा का क्या नाम है, दुग्ध मेखला पृथ्वी की आकाशगंगा का नाम है, या फिर इसी का नाम क्या है, मंदाकिनी, या फिर इसी को कहते हैं मिल्की वे। और आकृति इसकी कैसी है, सर्पिलाकार इसकी आकृति है। और मंदाकिनी के सबसे निकट जो आकाशगंगा है उसे क्या कहते हैं, देवयानी कहते हैं, या फिर एंड्रोमेडा कहते हैं, एंड्रोमेडा या फिर देवयानी कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो मंदाकिनी है इसके सबसे निकट जो देवयानी है इसकी जो दूरी है कितनी है, 2.2 मिलियन लाइट ईयर है। और इसने मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। और सूर्य ये मंदाकिनी की परिक्रमा कितने वर्ष में करता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, 25 करोड़ वर्ष में सूर्य मंदाकिनी की अपनी आकाशगंगा की परिक्रमा करता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे एक निहारिका वर्ष कहते हैं। ये परिक्रमा जो करता है
उसे एक निहारिका वर्ष कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी? चंबल। और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी। किसकी? गंगा की सहायक नदी। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान होना चाहिए। और उज्जैन की राजधानी क्या है? उज्जैन की प्राचीन राजधानी, प्राचीन नाम, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो अवंतिका है उज्जैन का प्राचीन नाम। क्या? अवंतिका है उज्जैन का प्राचीन नाम। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अवंती महाजनपद की राजधानी क्या होती है? अवंती महाजनपद की पहले राजधानी क्या थी? तो अवंती महाजनपद की पहले राजधानी जो थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, माहिष्मती या फिर उज्जैन। माहिष्मती या उज्जैन पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक। और मध्य प्रदेश में जो कुंभ मेला है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन, कुंभ मेला का जो आयोजन होता है वो कहाँ पे होता है? वो क्षिप्रा नदी के किनारे ही होता है। क्षिप्रा नदी के किनारे ही होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं आपसे कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका है उज्जैन का प्राचीन नाम। क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। और अवंती महाजनपद की जो राजधानी है वो माहिष्मती या फिर उज्जैन थी। और कुंभ मेले का आयोजन जो होता है मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे होता है, उज्जैन में। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है चंद्र ग्रहण। कब? पूर्णिमा के दिन लगता है चंद्र ग्रहण। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग यहाँ पे एक गोलार्ध बनाएंगे, गोला बनाएंगे। और ये हो गया कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा? उत्तरी, यहाँ पे दिखेगा नहीं, गोलार्ध। और ये नीचे क्या हो गया? ये दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और यहाँ पे एक हो गया कर्क, मकर रेखा, और एक हो गया कर्क रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है आपसे पूछे? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून के दिन होता है। और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन आपसे पूछे कब होता है? तो ये कब होता है? 21 जून के दिन। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, क्योंकि सूर्य कहाँ पे होता है? उत्तरी, सूर्य कर्क रेखा पे होता है। इस दिन सूर्य कर्क रेखा पे होता है। और क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पे 21 जून को होता है, इसी वजह से यहाँ पे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन। और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की हाल ये रहती है कि यहाँ पे 21 जून के दिन ही सबसे छोटा दिन हो जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में आपसे पूछे कि सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसी दिन ही सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर के दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि 22 दिसंबर के दिन सबसे बड़ा दिन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य कहाँ पे होता है? 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पे होता है। सूर्य किस रेखा पे होता है? मकर रेखा पे होता है। ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सूर्य मकर रेखा पे होता है। इस वजह से ये 22 दिसंबर के दिन ही उत्तरी गोलार्ध में हाल ये होता है कि 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और दिन और रात बराबर कब होते हैं? दिन एवं रात बराबर कब होते हैं? बराबर कब होते हैं? तो दिन और रात बराबर होते हैं 23 मार्च और 21 सितंबर के दिन। कब? 23 मार्च और फिर कब होते हैं? 21 सितंबर के दिन। और 23 मार्च 21 सितंबर के दिन दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर, क्योंकि इस समय दिन और रात जब बराबर होते हैं, इस समय सूर्य कहाँ पे होता है? इस समय सूर्य विषुवत रेखा पे होता है, यानी कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा पे होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे आपसे पूछे कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है चंद्र ग्रहण। ठीक। और बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून के दिन बड़ा दिन होता है। और 21 जून के दिन ही दक्षिणी गोलार्ध में हाल ये होता है कि यहाँ पे सबसे छोटा दिन हो जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है कब? 22 दिसंबर के दिन होता है।
और 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पे होता है, कर्क रेखा पे होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और छोटा दिन जब होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और ये दिन कब होता है? 22 दिसंबर के दिन होता है। और 22 दिसंबर के दिन सूर्य कहाँ पे होता है? मकर रेखा पे होता है। मकर रेखा पे सूर्य इस समय होता है। तो जो पृथ्वी है उसके उत्तर में जो गोलार्ध होता है उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के दक्षिण में कौन सा गोलार्ध होता है? दक्षिणी गोलार्ध होता है। और दिन और रात बराबर कब होते हैं? जब सूर्य किस पे होता है? विषुवत रेखा पे होता है। और ये दिन साल में 2 बार आता है, एक 21 मार्च को आता है और एक 23 सितंबर के दिन। दिन और रात की अवधि बराबर होती है। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में आप लोग ध्यान रखेंगे मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस। सीएनजी में आपसे पूछे कौन सी गैस होती है, तो इसमें भी कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस सीएनजी में होती है। आपसे पूछे कि एलपीजी जो गैस होती है उसमें कौन सी गैस होती है? एलपीजी गैस में, तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। क्या? प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं एलपीजी गैस की, तो इसमें लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? आप लोग बताएंगे लीकेज का पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है, इथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है इसमें लीकेज का पता लगाने के लिए। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि कैंसर के इलाज में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो रेडान गैस प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। आपसे पूछे कि भूकंप आता है, भूकंप आते समय यहाँ पे भूकंप क्षेत्र में कौन सी गैस की अधिकता हो जाती है? कौन सी गैस की अधिकता हो जाती है? तो भूकंप क्षेत्र में कौन सी गैस की अधिकता? तो यहाँ पे रेडान गैस की अधिकता हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी हो जाती है? वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी हो जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत भाग पे है? 78% भाग पे है। और आपसे पूछे कि फलों के पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? फलों को पकाने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। सीएनजी में कौन सी गैस होती है? इसमें भी मीथेन गैस होती है। और कैंसर के इलाज में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? रेडान गैस की प्रयोग की जाती है। और भूकंप जब आता है उससे पहले, भूकंप से पहले भूकंप क्षेत्र में कौन सी गैस की अधिकता हो जाती है? तो इसमें रेडान गैस की अधिकता हो जाती है। और एलपीजी गैस में कौन सी गैस होती है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैस होती है एलपीजी गैस में। और लीकेज का पता लगाने के लिए एलपीजी गैस में इथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है। और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस वायुयानों के टायर में भरी जाती है। और वायुमंडल में कितने प्रतिशत भाग पे नाइट्रोजन पाया जाता है? तो वायुमंडल में 78% भाग पे नाइट्रोजन पाया जाता है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए। रामचरितमानस की रचना किसने किया था? तो तुलसीदास ने किया था रामचरितमानस की रचना। आपसे पूछे कि रामायण की रचना किसने किया था? रामायण की रचना किसने किया था? तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था। किसने? महर्षि वाल्मीकि ने किया था रामायण की रचना। आपसे पूछे कि रामायण में कितने अध्याय हैं? ये भी तो एग्जाम में पूछा जाता है। रामायण में कितने टोटल 7 अध्याय हैं रामायण में। आपसे पूछे कि बाल रामायण की रचना किसने किया था? बाल रामायण की रचना किसने किया था? तो बाल रामायण की रचना राजशेखर ने किया था। किसने? राजशेखर ने किया था बाल रामायण की रचना। आपसे पूछे कि ये जो तुलसीदास ने रामायण की रामचरितमानस की रचना की थी, ये किस भाषा में है? ये अवधी भाषा में है। किस भाषा में? इसकी भाषा क्या है? अवधी। और ये तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे रामचरितमानस किसने लिखा था? तो अकबर ने रामचरितमानस लिखा था। सॉरी, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। किसके यहाँ पे समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ठीक। और रामचरितमानस की जो भाषा थी इसे अवधी भाषा में लिखा गया था। रामायण की जो रचना है किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? रामायण में टोटल 7 अध्याय हैं। बाल रामायण की रचना किसने किया था? तो राजशेखर ने किया था बाल रामायण की रचना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पश्चिम से किस दिशा की ओर घूमती है? पूर्व दिशा की ओर घूमती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है।
और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल के दिन, 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी, ये सब कहा जाता है। और सबसे चमकीला जो तारा है जो, वो भी आपकी शुक्र ही है। और उष्मा का संचरण किस माध्यम से होता है, जो पृथ्वी का जो उष्मा का संचरण है ये किस माध्यम किस तरीके से होता है, तो ये किस विधि से, विकिरण विधि के द्वारा, विकिरण विधि के द्वारा होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विकिरण विधि के द्वारा ये। और पृथ्वी गोलाकार है, ये सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है, ये सबसे पहले किसने बताया था, तो पृथ्वी गोलाकार है ये सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था। किसने, पाइथागोरस ने बताया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और 1 डिग्री देशांतर घूमने में, 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी पे जल कितने भाग पे है, तो ये भी 71% भाग पे जल है। और पृथ्वी पे स्थल कितने भाग पे है, तो 29% भाग पे पृथ्वी पे स्थल पाया जाता है। तो ये पृथ्वी से संबंधित इतने प्रश्न याद रखेंगे। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट नजदीक ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह, पृथ्वी के समान है ये लगभग देखने में, रूपरेखा में। पृथ्वी का संचरण, पृथ्वी पे उष्मा का संचरण किस विधि में होता है, विकिरण विधि के द्वारा होता है। और पृथ्वी गोलाकार है, किसने बताया, पाइथागोरस ने बताया पृथ्वी गोलाकार है। और पृथ्वी पे जल कितने भाग पे पाया जाता है, 71% भाग पे जल पाया जाता है। पृथ्वी पे स्थल कितने भाग पे पाया जाता है, 29% भाग पे स्थल पाया जाता है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ हुए थे, तो प्रथम एशियाई जो खेल है वो कहाँ पे हुए थे, कब हुए थे, तो ये मई 1951 में हुआ था। मई 1951 में हुआ था। और ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और एशियाई खेलों का जनक देश किसे माना जाता है, एशियाई खेल का जनक देश किसे माना जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत को एशियाई खेल का जनक देश माना जाता है। और एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था, तो एशियाई खेल का नामकरण पंडित नेहरू ने किया था, एशियाई खेल का नामकरण। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रथम एशियाई खेल कहाँ पे हुए थे, तो ये मई 1951 में प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ था। और यहाँ पे एशियाई खेल का जनक किसे माना जाता है, भारत को माना जाता है। और इसका नामकरण किसने किया था, एशियाई खेल, तो एशियाई खेलों का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लग रहा हो तो, और फिर वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल दाब का मापन किसमें किया जाता है, तो अभी हमने बताया कि बैरोमीटर में क्या किया जाता है, बैरोमीटर में वायुमंडल दाब का मापन किया जाता है। ठीक, अब से पूछे कि वायुमंडलीय की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का, आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, आर्द्रता का मापन किस यंत्र में करते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। वायुमंडल का सबसे निचला परत किसे कहते हैं, वायुमंडल का सबसे निचला परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। कैसे बोलते हैं, क्षोभ, वायुमंडल के सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल बोलते हैं। और इसमें मौसम संबंधित सभी घटना इसमें होती है, मौसम संबंधित जो सभी घटना होती है सब इसमें होती है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग हिंदी के राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं उस पर सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखना है तो यहाँ पे लिख नहीं मिलता है। और इस क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी परत है, क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी परत है, तो इसमें समताप मंडल है, समताप मंडल है क्षोभ मंडल के ऊपर। और समताप मंडल में आप लोग 2 चीज़ याद रखेंगे। आपसे पूछे कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, तो समताप मंडल पे। आपसे पूछे कि वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं, वायुयान कहाँ उड़ते हैं, तो ये भी समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक, और आपसे पूछे कि समताप मंडल के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, समताप मंडल के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो इसके ऊपर आयन मंडल पाया जाता है।
आयन मंडल पाया जाता है। तो आयन मंडल के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें संचार की जितनी सुविधाएं होती हैं, संचार सुविधा सब आयन मंडल में संपन्न होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके ऊपर कौन सा मंडल है, आयन मंडल के ऊपर कौन सा मंडल पाया जाता है, तो आयन मंडल के ऊपर जो है, आयन मंडल के ऊपर कौन सा मंडल पाया जाता है, बहिर्मंडल, जो ये सबसे बाहरी का मंडल है, बहिर्मंडल इसके सबसे बाहर पाया जाता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें सैटेलाइट वगैरह इसमें पाए जाते हैं, सैटेलाइट पाए जाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग सैटेलाइट यहाँ पे ही भेजा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है, हाइग्रोमीटर से किया जाता है। और अब लोग यहाँ पे वायुमंडल के परत को पढ़ते हैं, तो सबसे पहला परत है जो निचला परत, उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। सर्वाधिक घनत्व इसी मंडल में होता है। और सबसे निचला परत क्षोभ मंडल होता है। मौसम संबंधी घटनाएं जितनी होती हैं ये क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। और ऊपर, इसके ऊपर होता है समताप मंडल। और समताप मंडल की विशेषता क्या है, इसमें ओजोन परत पाए जाते हैं और वायुयान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। और इसके ऊपर यानी कि समताप मंडल के ऊपर कौन सा मंडल पाया जाता है, आयन मंडल पाया जाता है। और आयन मंडल के बारे में आप लोग याद रखेंगे, संचार सुविधा सारी आयन मंडल द्वारा संपन्न होती है। और आयन मंडल के ऊपर कौन सा मंडल पाया जाता है, बहिर्मंडल पाया जाता है। और इसमें सैटेलाइट वगैरह बहिर्मंडल में ही भेजे जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। अब राज्यसभा के बारे में ध्यान रखेंगे, राज्यसभा को क्या कहते हैं, इसे अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि ये कभी विघटन नहीं होता है। अस्थायी सदन कहते हैं इसे, द्वितीय सदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, द्वितीय सदन भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे उच्च सदन कहते हैं, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के बारे में जो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में है राज्यसभा की चर्चा, अनुच्छेद नंबर 80 में है राज्यसभा के बारे में चर्चा। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, तो ये भी तो एग्जाम में पूछ सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे साथ में, आपसे पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। और अस्थायी सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं, क्योंकि ये कभी विघटन नहीं होता है। और द्वितीय सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को कहते हैं। और उच्च सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं। और राज्यसभा के बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 80 में है। और सदस्य की आयु, आप राज्यसभा के सदस्य बनने चाहते हैं तो आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है, 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो अभी मुबारक हो आपको, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश संसार में भारत बन चुका है। दूसरे नंबर पे कौन सा देश है, दूसरे नंबर पे चीन देश है। ठीक, और आपसे पूछे कि संसार में सबसे कम जनसंख्या किस देश की है, तो सबसे कम जनसंख्या वेटिकन सिटी का है। किसका, वेटिकन सिटी का है सबसे कम जनसंख्या। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे कम जनसंख्या संसार में वेटिकन सिटी का है। और अगर भारत की बात करें, भारत की, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो भारत में अधिक जनसंख्या सबसे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। लेकिन आपसे पूछे भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो सिक्किम में है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि एशिया की जनसंख्या कितनी है, एशिया की जनसंख्या कुल विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो एशिया की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, 60% है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो ये 11 जुलाई के दिन मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के दिन मनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो विश्व संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। दूसरे नंबर पे चीन। सबसे कम जनसंख्या वाला देश विश्व का वेटिकन सिटी है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत का सिक्किम में। एशिया में पूरे विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है, तो 60% जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की जनसंख्या का एशिया में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई के दिन मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है उसे एबी पॉजिटिव कहते हैं। और सर्वग्राही को क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल
यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सर्वदाता किसे कहते हैं? सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है? सर्वदाता तो O माइनस क्या होता है? O निगेटिव सर्वदाता होता है। और सर्वदाता को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और रक्त समूह की खोज किसने किया था? रक्त समूह की खोज आपसे रक्त समूह पूछे या फिर RH फैक्टर पूछे, रक्त समूह या फिर RH फैक्टर की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछ ले कि रक्त का माप किसे कहते हैं? रक्त का माप किसे कहते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या कहते हैं? रक्त की माप करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सर्वग्राही क्या होता है? AB पॉजिटिव होता है सर्वग्राही। और इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। इंग्लिश इस वजह से बताया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश वर्ड ही पूछ लेता है तो आप लोग जवाब नहीं दे पाते। सर्वदाता किसे कहते हैं? तो O निगेटिव को कहते हैं सर्वदाता। O निगेटिव को कहते हैं सर्वदाता। इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। रक्त समूह की खोज या फिर RH फैक्टर की खोज किसने किया था? तो लैंडस्टीनर ने किया था रक्त समूह की खोज और RH फैक्टर की खोज। और रक्त की माप किससे की जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त की माप की जाती है। ओलंपिक खेलों का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो ओलंपिक खेलों के बारे में अभी हमने आपको बताया, एथेंस यूनान से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1896 से 1869 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, एथेंस यूनान से। और भारत भाग लेना शुरू कब किया था? भारत भाग कब लेना शुरू किया था? तो सन 1900 से भारत भाग लेना ओलंपिक खेलों में शुरू किया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो आप लोग बता देंगे कि ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ये 4 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों में एक बार होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पूछे हेडक्वार्टर, तो आप लोग बताएंगे लुसाने स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक खेलों का शुरुआत एथेंस से हुआ था, यूनान में पड़ता है एथेंस। और 1869 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। और बात करते हैं आयोजन पहली बार कहाँ पे होता है? 4 वर्षों में आयोजन होता है। और भारत का भाग लेना शुरू किया सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में भारत भाग लेना शुरू किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में गांधी जी द्वारा सबसे पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था, इस समय पूछा जाता है भारत में किसका शासनकाल था? तो इस समय जो शासनकाल था चेम्सफोर्ड का शासनकाल था। जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो भी किसका शासन था? चेम्सफोर्ड का, क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 1920 में क्या होता है? असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अब आपसे पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1930 से हुई थी। और ये नमक कर कानून तोड़ने के लिए था। नमक कानून तोड़ने के लिए था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। और 8 अगस्त 1942 से, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बॉम्बे से हुई थी। ये भी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पूछा गया है, बॉम्बे से हुई थी। आपसे पूछे कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है वो आपको 1905 से हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे और इसे आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, इसे 2 बार पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो देख लेते हैं असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। शुरुआत गांधी जी ने किया था। और इस समय शासन किसका था? चेम्सफोर्ड का शासन था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और ये बॉम्बे से शुरू हुआ था। कहाँ से? बॉम्बे से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन 1905 से शुरू हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने
दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इनका मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। मूल शंकर दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। सत्यार्थ आपसे पूछे सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो ये भी आप लोग किसने बताएंगे? आपको दयानंद सरस्वती को बताएंगे। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक, और आप लोग बताएंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की जो स्थापना है ये 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ये दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे यहाँ से। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम मूल शंकर था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया। तो ये डेट और किसने किया आर्य समाज की स्थापना, ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पेनाल्टी स्ट्रोक का संबंध किससे है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक पूछे हॉकी से, या फिर आपसे पूछे कि पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किससे है? तो ये भी किससे है? इसका संबंध भी किससे है? हॉकी से। अब आप लोग बताएंगे कि बुली शब्द का संबंध किससे है? बुली शब्द का संबंध भी किससे है? तो ये भी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। बुली शब्द भी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और आगा खा कब का संबंध किससे है? आगा खा कब का संबंध किससे है? तो ये भी हॉकी से है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि हॉकी विश्व कप कब होगा? हॉकी का जो विश्व कप है जो 1930 में होने वाला है, कहाँ पे होगा? ये उड़ीसा में होगा। और इसका आयोजन उड़ीसा में होगा। और उड़ीसा में किस स्टेडियम में? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राउरकेला स्टेडियम। राउरकेला में एक बना हुआ है स्टेडियम जिसे क्या बोलते हैं? बिरसा मुंडा स्टेडियम। राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। तो ये भी सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि पेनाल्टी स्ट्रोक का संबंध किससे है? हॉकी से है। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किससे है? ये भी हॉकी से है। और बुली शब्द का संबंध भी किससे है? तो ये भी हॉकी से है। और आपसे पूछे कि हॉकी विश्व कप का आयोजन 1923 में कहाँ पे होगा? ये आपके कहाँ पे होगा? ये उड़ीसा में होगा। और उड़ीसा में किस शहर में? राउरकेला में। और राउरकेला में किस स्टेडियम में? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। और आगा खा कप का संबंध किससे है? हॉकी का। मेजर ध्यानचंद इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध भी किससे है? हॉकी से है। और मेजर ध्यानचंद के दिन ही मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के दिन 29 अगस्त को ही क्या मनाते हैं? भारत में खेल दिवस मनाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत हॉकी में कितनी बार पदक जीता है? कुल 8 बार पदक जीता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गोल्ड मेडल जीता है, 8 गोल्ड हॉकी में। झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके लेखक कौन है? श्यामलाल गुप्त पार्षद इसके लेखक हैं। कौन? श्यामलाल गुप्त पार्षद इसके लेखक हैं। ठीक, आपसे पूछे कि आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं आनंद मठ के लेखक। इसी से क्या लिया गया है? राष्ट्रगीत अपना राष्ट्रगीत आनंद मठ से लिया गया है। और आपसे पूछे कि यहाँ पे गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है?
तो गीतांजलि के जो लेखक हैं वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर हैं गीतांजलि के लेखक। और इसमें क्या लिया गया है? हमारा राष्ट्रीय गान लिया गया है, राष्ट्रगान लिया गया है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य कहें या फिर कौटिल्य कहें या फिर क्या बोलते हैं, या फिर विष्णुगुप्त कहें। तो ये सारे आपके अर्थशास्त्र के लेखक एक ही व्यक्ति का नाम है। जैसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश, ऐसे ही चाणक्य या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। मेघदूत पूछे किसकी रचना है? मेघदूत, तो ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है मेघदूत। तो ये भी सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे पूछे झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद, जिसके जवाब हो जाएंगे झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक है और इसी से हमारा राष्ट्रगीत लिया गया है। और गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं गीतांजलि के लेखक और इसी से हमारा क्या लिया गया? राष्ट्रगान लिया गया है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक, या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। ये आपके तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, क्योंकि बार बार इसी वजह से तीनों का नाम बताया जाता है, क्योंकि आप लोग इसे याद रख सके। राजनीति से संबंधित ये पुस्तक थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और मेघदूत किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। संसद का निम्न सदन क्या होता है? लोकसभा होता है। संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे निम्न सदन उच्च सदन समझने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें संसद को ही समझते हैं। संसद, तो आपसे पूछे कि संसद के अंग कितने हैं? संसद के आपसे पूछे कि अंग कितने हैं, तो आप लोग बताएंगे संसद के अंग 3 है। लेकिन आपसे पूछे कि संसद के सदन कितने हुए? संसद के सदन कितने हैं? तो संसद के सदन 2 हैं। कौन कौन से सदन है? अंग कौन कौन से है? तो एक तो अंग हो गया लोकसभा, संसद का एक अंग हो गया लोकसभा, और एक हो गया क्या आपका? राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा, और एक हो गया राष्ट्रपति। ये तीनों से मिलकर क्या बनता है? तीनों ये आपके संसद के अंग है। लोकसभा के बारे में अनुच्छेद आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में चर्चा। राज्यसभा का चर्चा आपसे पूछे किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में। राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति की चर्चा। संसद की चर्चा अनुच्छेद किस में है? तो 79 में है संसद की चर्चा। किसमें? 79 में है। सदन 2 होता है, कौन कौन सा? एक तो आपका राज्यसभा हो गया, राज्यसभा, और एक लोकसभा। ये हो गया यहाँ पे संसद का सदन। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और लोकसभा के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहते हैं? इसे निम्न सदन क्या कहते हैं? इसे निम्न सदन कहते हैं। इसे निम्न सदन कहेंगे, अस्थायी सदन कहेंगे, अस्थायी सदन कहते हैं, निम्न सदन, अस्थायी सदन। और फिर कौन सा सदन कहते हैं? इसे निम्न सदन, अस्थायी सदन और प्रथम सदन। इसे क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं। ठीक, ये सारी चीजें। और राज्यसभा के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। इसे उच्च सदन कहेंगे। और फिर अस्थायी सदन कहेंगे, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता, अस्थायी सदन कहेंगे। और फिर इसे क्या कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं, द्वितीय सदन। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा के बारे में चर्चा अनुच्छेद 81 में। अब संसद को पढ़ते हैं, 79 में संसद के बारे में चर्चा। और संसद के अंग कितने हैं? यहाँ पे 3 अंग हैं। कौन? लोकसभा, जिसकी चर्चा 81 में है, और राज्यसभा, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 80 में है, और राष्ट्रपति, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 52 में है। ठीक, और ये लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन, संसद का निम्न सदन। अस्थायी सदन, क्योंकि ये विघटन होता है अनुच्छेद 85 के तहत, राष्ट्रपति ही इसका विघटन करते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, इसको प्रथम सदन बोलते हैं। और उच्च सदन किसे बोलते हैं? ये उच्च सदन राज्यसभा को बोलते हैं, अस्थायी सदन राज्यसभा को बोलते हैं, द्वितीय सदन ये राज्यसभा को बोलते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में चर्चा। और राज्यसभा के जो संसद के 2 सदन कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे?
सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक ही थे। और संगत की शुरुआत और लंगर की शुरुआत, संगत और लंगर की जो शुरुआत है ये किसने किया था? शुरुआत है ये किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने ही किया, गुरु नानक ने ही किया था। और गुरु नानक के बारे में आप लोग बताएंगे। जो आपके गुरु नानक थे, गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी नामक स्थान पे कब हुआ था? 1469 में इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन कहे जाते हैं? पंजाब में जो भक्ति आंदोलन के जनक हैं, भक्ति आंदोलन के जो जनक हैं वो कौन कहे जाते हैं? तो वो भी आपके कौन है? गुरु नानक है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखें। गुरु नानक है, पंजाब में भक्ति आंदोलन। और गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। गुरु नानक की जो जीवनी है किसने लिखी थी? तो ये गुरु अर्जुन देव ने लिखा। किसने? गुरु अर्जुन देव ने लिखा। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है सिख धर्म के संस्थापक। और ये प्रथम गुरु थे सिखों के। और गुरु नानक का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। और तलवंडी 1469 में इनका जन्म हुआ था। देख लेते हैं। इन्होंने संगत की शुरुआत की, लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जो जनक कहे जाते हैं वो गुरु नानक माने जाते हैं। गुरु नानक की जो जीवनी है वो गुरु अर्जुन देव ने लिखी। किसने? गुरु अर्जुन देव ने लिखी। और पशुओं में मिल्क फीवर किसकी कमी से होता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पशुओं में जो मिल्क फीवर है वो कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से पशुओं में मिल्क फीवर होता है। और पशु में महामारी रोग किसकी वजह से होता है? पशु में महामारी रोग किसकी वजह से होता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पशु में महामारी रोग वायरस के कारण होता है। अब पशुओं का जो सबसे बड़ा मेला है वो कहाँ पे लगता है? पशुओं का जो सबसे बड़ा मेला है वो कहाँ पे लगता है? तो ये सोनपुर में लगता है। कहाँ पे? भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर। सोनपुर कहाँ पे स्थित है? ये बिहार में स्थित है। कहाँ पे? बिहार में स्थित है। और संगम जो युग है इसमें युद्ध का कारण क्या है? संगम युद्ध में युद्ध का कारण क्या है? तो संगम युग में जो युद्ध का कारण होता है उसमें क्या कर दिया जाता है? पशुओं की चोरी। क्योंकि यहाँ पे पशुओं की चोरी के कारण यहाँ पे युद्ध होते थे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी से होता है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी। और पशु महामारी रोग किस वजह से होता है? ये वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से? वायरस की वजह से। वायरस की वजह से होता है। और पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है? सोनपुर में लगता है। सोनपुर कहाँ पे है? बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। पशुओं की चोरी संगम युद्ध में युग का कारण है। संगम युग में युद्ध का कारण है। ठीक। तो पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना, यहाँ पे जनगणना का क्वेश्चन रिपीट कर गया, कोई बात नहीं। तो पहली बार जो जनगणना है भारत में वो 1772 में हुई थी। जो पहली बार जनगणना है भारत में वो 1872 में हुई थी। और इस समय कार्यकाल किसके था? मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और नियमित जनगणना आपसे पूछे भारत में कब हुई थी? नियमित जनगणना आपसे पूछे भारत में कब हुई थी? ये हुई थी आपके शुरुआत कब से? 1881 में। और इस समय किसका कार्यकाल था? इस समय रिपन का कार्यकाल था। ठीक। और जनगणना का जो महाविभाजक वर्ष आपसे पूछे, महाविभाजक जो वर्ष है पूछे कब माना जाता है? तो 1921 को माना जाता है। लेकिन आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत की जो जनगणना है, स्वतंत्र भारत की जो जनगणना है वो कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की जनगणना 1951 में हुई थी। और इसे जनगणना का क्या बोलते हैं? इसे लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। इसे जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। तो इतनी चीज़ें तो कम से कम आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं जनगणना कितने वर्ष पे होता है? 10 वर्ष पे होता है। 10 वर्ष पे जनगणना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखें। पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। और मेयो के कार्यकाल में। नियमित जनगणना कब से हुई थी? तो 1881 में रिपन के कार्यकाल में। जनगणना का जो महान विभाजक वर्ष है
1921 को माना जाता है स्वतंत्र भारत की जो पहली जो जनगणना है 1951 में हुई थी, और इसे क्या माना जाता है, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष माना जाता है, ठीक, कहा जाता है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे आप लोग बढ़ते हैं। यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का काम क्या करता है, वृक्क करता है। यूरिया को रक्त को फिल्टर करने का काम, या फिर इसे गुर्दे करते हैं, गुर्दे या फिर किडनी आप कह सकते हैं, करता है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो आपका होता है वृक्क यानी कि किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है, जो किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है, तो किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है उसे क्या कहते हैं, इसे नेफ्रॉन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं किडनी की पथड़ी को क्या कहते हैं। किडनी की पथड़ी किसकी बनी होती है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। रक्त को शुद्ध करने का काम क्या होता है, रक्त को शुद्ध करने का काम क्या होता है, तो रक्त को शुद्ध किडनी करता है। तो इतनी चीजें तो आप लोग ध्यान रखेंगे किडनी, रक्त या किडनी से। यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का काम वृक्क कह दो या फिर गुर्दे कह दो या फिर किडनी करता है। और किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और किडनी की जो पथड़ी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक, रक्त को शुद्ध करने का काम किससे, किडनी के द्वारा होता है। मेघदूत किसकी रचना है, तो मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। मेघदूत कालिदास की रचना है। और रस कौन सा है यहाँ पे, मेघदूत में कौन सी रस का उपयोग किया जाता है, इसमें वियोग श्रृंगार पे आधारित है। किस श्रृंगार पे, वियोग श्रृंगार पे आधारित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचनाकार कौन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, तो इसके भी लेखक कालिदास हैं। आपसे पूछे कि ऋतु संहार के लेखक कौन है, ऋतु संहार के लेखक भी कालिदास हैं। आपसे पूछे कि रघुवंशम के लेखक कौन है, रघुवंशम के लेखक कौन है, तो इसके लेखक भी कालिदास हैं। आपसे पूछे कि कुमार संभवम के लेखक कौन है, कुमार संभवम के लेखक कौन है, तो ये भी इसके भी लेखक कुमार संभव के लेखक कौन है, इसके भी लेखक कालिदास हैं। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है किसे, कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। गोदान के लेखक कौन है, गोदान के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद है गोदान के लेखक। ठीक, तो आपसे पूछे कि यहाँ पे दास कैपिटल के लेखक कौन है, दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की रचना है मेघदूत। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को ही कहा जाता है। और मेघदूत किस रचना किस श्रृंगार पे इसमें मिलता है, तो वियोग श्रृंगार इसमें मिलता है। आपको अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी, कालिदास की थी। ऋतु संहार की रचना कालिदास ने, रघुवंशम की रचना कालिदास ने, गोदान की रचना प्रेमचंद ने, दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने, कुमार संभवम की रचना कालिदास ने की थी। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। स्वतंत्र भारत के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। किसने, क्लीमेंट एटली थे स्वतंत्र भारत के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ये भी पूछा जाता है ये किस पार्टी से थे, इनकी पार्टी उस समय लेबर पार्टी थी। लेबर पार्टी की इस समय इनकी सरकार थी ब्रिटेन की। ब्रिटेन में की सरकार है। वर्तमान समय में ब्रिटेन के जो पीएम है वो कौन है, वर्तमान समय में ब्रिटेन के पीएम कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में जो पीएम है ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक है वर्तमान समय में पीएम। और ऋषि सुनक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, एक किस पार्टी में, कंजर्वेटिव पार्टी से। कंजर्वेटिव पार्टी, इनके पार्टी का क्या नाम है, कंजर्वेटिव पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत स्वतंत्रता के समय तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये भी तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे।
और स्वतंत्रता की घोषणा, भारत स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो भारत स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? 20 फरवरी 1947 में हुई थी। 20 फरवरी 1947 में भारत स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। तो भारत स्वतंत्र कब हुआ था? भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो ये 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। तो देख लेते हैं यहाँ पे साथ में, आपसे पूछे कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और इनकी पार्टी क्या थी? लेबर पार्टी से थी ये। और बात करते हैं वर्तमान समय में ब्रिटेन के पीएम कौन है? ऋषि सुनक है वर्तमान समय में ब्रिटेन के पीएम। और ये किस पार्टी में? कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। कंजर्वेटिव पार्टी इनकी है। और बात करते हैं कांग्रेस के, भारत स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे भारत स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा 20 फरवरी 1947 को हुई थी। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 की। हिंदी भाषा की लिपि क्या थी? तो देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब जाके हुआ था? तो ये नागपुर में हुआ था। कब? नागपुर में हुआ था और भारत में हुआ था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान से 1975 में हुआ था। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय भाषा हिंदी को कब बनाया गया? हमने बताया राष्ट्रीय भाषा हिंदी को कब घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की घोषणा की गई। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ये आप लोग बताएंगे हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर के दिन मनाते हैं हिंदी दिवस। लेकिन आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? आपसे पूछे हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो ये आप लोग कब मनाते हैं? 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। देख लेते हैं हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, भारत में हुआ था, 1975 में हुआ था। और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर के दिन। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के दिन मनाते हैं। और एलेक्जिमा रोग द्वारा प्रभावित अंग है। तो एलेक्जिमा रोग द्वारा प्रभावित अंग क्या? त्वचा एलेक्जिमा रोग के कारण प्रभावित है। त्वचा के बारे में कुछ चीजों का अध्ययन करते हैं। आपसे पूछे कि त्वचा द्वारा ऐसा कौन सा जीव है जो त्वचा से श्वसन करता है? तो ये आप लोग बताएंगे ऐसा कौन सा जीव है जो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। तो केचुआ है वो क्या त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। और केचुआ में हृदय कितने होते हैं? केचुआ में हृदय 4 हृदय होते हैं। केचुआ में 4 हृदय होते हैं। और केचुआ का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? केचुआ का जो अध्ययन होता है, सॉरी, केचुआ पालन क्या कहलाता है? जो केचुआ पालन होता है उसे क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। वर्मी कल्चर कहते हैं केचुआ का पालन, वर्मी कल्चर कहते हैं। वर्मी कल्चर केचुआ का पालन कहलाता है। और बात करते हैं केचुआ को क्या कहते हैं? इसे किसान का मित्र कहते हैं। किसान का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन आप लोग बताएंगे इस मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो मानव का त्वचा है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि त्वचा का रंग निर्धारण किसकी वजह से होता है? त्वचा का रंग निर्धारण किसकी वजह से होता है? तो मेलानिन जिम्मेदार होता है त्वचा के रंग के लिए। मेलानिन जिम्मेदार होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और विटामिन डी जब मानव शरीर के त्वचा पे पड़ता है, विटामिन डी, तो जब मानव शरीर का निर्माण, विटामिन डी का निर्माण मानव शरीर के त्वचा पे होता है। तो ये मानव शरीर के त्वचा पे विटामिन डी पड़ता है, तो ये आपका निर्माण होता है विटामिन डी का। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं एलेक्जिमा रोग का संबंध किससे है? त्वचा से है।
त्वचा से है एलिजिमा रोग का संबंध, और त्वचा से श्वसन कौन करता है? केचुआ करता है। और केचुआ में हृदय 4 होता है। और किसान का मृत्यु किसे कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। केचुआ के बारे पालन किसे कहते हैं? वर्मी कल्चर में केचुआ का पालन करते हैं। विटामिन डी का निर्माण त्वचा से होता है। त्वचा पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमारी त्वचा क्या करती है? विटामिन डी का निर्माण करती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, और त्वचा का रंग मेलानिन जिम्मेदार होता है त्वचा के रंग के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। ओलंपिक खेलों में पदक जीते हमारी पहली भारतीय महिला कौन थी? करडम मल्लेश्वरी थी। करडम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेल में सबसे पहले पदक जीती थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि सायना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो सायना नेहवाल का जो संबंध है किस खेल से? ये बैडमिंटन की खिलाड़ी सायना नेहवाल है। और 2012 की जो ओलंपिक है इसमें कौन सा पदक? इसमें कांस्य पदक जीती थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। और ओलंपिक में ध्वज जो होते हैं, ओलंपिक का जो ध्वज होता है, इसमें जो गोले होते हैं, ओलंपिक के ध्वज के गोले 5 छल्ले होते हैं ना, इसमें कौन कौन से रंग होते हैं? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो हो गया आपका काला, नीला, लाल, हरा, पीला। काला, नीला, लाल, हरा, पीला, तो ये इसके रंग होते हैं। तो ये रंग भी आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपको पूछे कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला करडम मल्लेश्वरी हैं। और सायना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। और 2012 की जो ओलंपिक होता है उसमें कांस्य पदक की जीती थी सायना नेहवाल। ओलंपिक खेलों के जो राष्ट्र ध्वज होते हैं उसमें जो गोले होते हैं, छल्ले, रिंग बने होते हैं, 5 रिंग बने होते हैं। एक का रंग काला, नीला और लाल और फिर हरा और पीला दिखाता है। स्काउट गाइड का स्थापना कब होता है? तो ये 7 नवंबर 1950 में इसकी स्थापना, 7 नवंबर 1950 में स्काउट गाइड की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछे तो आप लोग ये भी बताएंगे कि बेडन पावेल ने इसकी स्थापना की था। किसने? बेडन पावेल ने। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। स्काउट गाइड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इन नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे। आपसे पूछे कि स्काउट एंड गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 में हुई थी और बेडन पावेल ने इसकी स्थापना की थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक। और सबसे छोटा महासागर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट करके, संसार का सबसे छोटा महासागर। और बात करते हैं एक द्वीप महासागर से प्रश्न बताएंगे। आपसे पूछे सेंट हेलेना जो द्वीप है वो किस महासागर में स्थित है? सेंट हेलेना द्वीप। तो ये आप लोग बताएंगे कि ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप स्थित है। और अटलांटिक महासागर को आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे प्यासा महासागर कहते हैं। प्यासा महासागर कहते हैं अटलांटिक महासागर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विश्व की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो सभी अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। और बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बात करें, बरमूडा ट्रायंगल ये कहाँ पे स्थित है? तो बरमूडा ट्रायंगल या फिर बरमूडा त्रिभुज ये फिर कहाँ पे स्थित है? ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसकी आकृति यश की आकार की है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और सबसे छोटा महासागर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और सेंट हेलेना जो द्वीप है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर कहते हैं। और ये यस आकार की इसकी आकृति है। बरमूडा ट्रायंगल भी कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक का संबंध किससे है? पेनाल्टी किक का संबंध किससे? फुटबॉल से। फुटबॉल इसके पैर से मारते हैं ना फुटबॉल को, तो इस वजह से पेनाल्टी किक का संबंध फुटबॉल से। आपसे पूछे डबल फॉल्ट का संबंध किससे है? डबल फॉल्ट का संबंध किससे है? तो डबल फॉल्ट का जो संबंध है वो टेनिस से है। टेनिस से डबल फॉल्ट का संबंध। आपसे पूछे कि चाइना मैन का संबंध किससे है? चाइना मैन। या फिर एलबीडब्ल्यू पूछे, एलबीडब्ल्यू का संबंध। यही सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये ज्यादा रिपीट किए जाते हैं, इस वजह से ये सारे प्रश्न बताया जाता है। तो ये सारे संबंध क्रिकेट से है। आपसे पूछे कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? ये क्रिकेट से ही है रणजी ट्रॉफी का संबंध। ये सारी प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे। आपसे पूछे कि यहाँ पे पेनाल्टी किक का संबंध किससे? फुटबॉल से। पेनाल्टी किक का संबंध। और डबल फॉल्ट का संबंध टेनिस से है। डबल फॉल्ट का संबंध किससे? टेनिस से।
चाइना मैन पूछे या फिर एलबीडब्ल्यू पूछे, किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ये साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे? साहित्य से संबंधित है। और ऑस्कर पुरस्कार पूछिए, ऑस्कर पुरस्कार ये किससे संबंधित है? ये फिल्म से संबंधित है, ऑस्कर पुरस्कार। और ग्रैमी पुरस्कार आपसे पूछे, ग्रैमी पुरस्कार पूछे आपसे, तो ये संगीत से संबंधित है। ठीक, संगीत से संबंधित है। संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है संगीत का जनक। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, राष्ट्रीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है? साहित्य से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म से। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे है? ये संगीत से है। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक टीम ने ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? तो 8 पदक जीते हैं, 8 पदक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहला ओलंपिक विजेता कौन था? पहला ओलंपिक में विजेता, पदक विजेता कौन है? तो जेम्स कॉलोनी का नाम आप लोग ध्यान रखिए, जेम्स कोनाली का नाम याद रखेंगे। इन्होंने सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता था। और 2012 में जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? 2012 में जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? लंदन में हुए थे, लंदन में। और जो 2016 में ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? रियो ब्राजील में हुए थे। कहाँ पे? रियो ब्राजील में हुए थे। लेकिन अब 2020 में जो ओलंपिक हुआ था वो टोक्यो में हुआ था। टोक्यो कहाँ पे? जापान में हुआ था। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, भारतीय ओलंपिक टीम में हॉकी में पदक कितनी? 8 बार जीता। और पहला ओलंपिक विजेता जो थे जेम्स कोनाली थे, ये सबसे पहली बार ओलंपिक में पदक जीते थे। 2012 में जो ओलंपिक है वो लंदन में हुआ था। 2016 में जो ओलंपिक है रियो ब्राजील में हुआ था। ठीक, और 2022 में जो 2020 में जो ओलंपिक है वो कहाँ पे हुआ था? जापान में। तो हुआ तो था ये 2022 में, हम सभी ने देखा था, लेकिन ये होगा गिना जाएगा 2020 का ओलंपिक जो था, ये 2020 का कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, तो इस वजह से ये 2022 में हुआ था। लेकिन ये 2020 ओलंपिक 2020 का है, क्योंकि ओलंपिक का आयोजन 4 वर्षों में होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। और अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा? 1837 में पढ़ा था। और अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने था सबसे पहले? तो टी पैंथेलर ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा 1750 में। और अशोक के जो अधिकांश अभिलेख थे, जो अशोक के अधिकांश अभिलेख थे वो किस भाषा में थे? अशोक के जो अधिकांश अभिलेखों की लिपि हुई थी वो ब्राह्मी लिपि में थी, ब्राह्मी लिपि में थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख था, जो अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख था वो 7वां था। 7वां जो सबसे बड़ा स्तंभ लेख था। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? ये आप लोग बताएंगे। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश से मिला था और मास्की अभिलेख कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं एक बार साथ में। आपसे पूछे कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो पढ़ा की बात करें तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को 1837 में पढ़ा था। लेकिन खोजने की बात करें तो सबसे पहले इसने खोजा टी पैंथेलर ने। और कब खोजा? 1750 में खोजा। और सबसे लंबा स्तंभ लेख जो है वो 7वां है अशोक का। अधिकांश अशोक की अभिलेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि में अधिकांश अभिलेखों की लिपि है। अशोक का नाम किस अभिलेख में अशोक मिला? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिला। मास्की और गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश, गुर्जरा अभिलेख, और मास्की आंध्र प्रदेश में पाया गया। तो थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, खूब पढ़ें और फिर अपने से बड़ों का सम्मान करें। धन्यवाद।